हो गया। नमस्कार दोस्तों, द स्टडी कैफे में आपका स्वागत है। मैं हूं नंद किशोर और जैसा कि आपको पता है आज फिर हम जो है सिंधु घाटी सभ्यता का तीसरा पार्ट देखेंगे। अभी तक हमने जो है इस सभ्यता की उत्पत्ति या परिचय देख लिया है, फिर हमने जो इसका विस्तार देखा, फिर कालक्रम देखा, फिर उत्पत्ति देखी और फिर हमने इसका महत्वपूर्ण नगरों की बात की, नगर नियोजन की भी बात की और महत्वपूर्ण नगरों में हमने एक हड़प्पा नगर पढ़ा था और आज अपन कंटिन्यू करते हैं आगे वाले महत्वपूर्ण नगर। तो दोस्तों थोड़ा लेट हुआ हूँ, इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ क्योंकि जयपुर में बारिश थी। मैंने खूब कोशिश की अपने आप को बचाने की, उसके बावजूद भी मैं थोड़ा बहुत भीग गया हूँ। और बारिश का आलम तो ये है कि इतनी खतरनाक बारिश है कि दूर दूर तक कुछ दिखाई तक नहीं दे रहा था। फिर भी मैंने सोचा कि इस क्लास को कंटिन्यू करना जरूरी था। मुझे पता था कि आप लोग वेट कर रहे होंगे, तो फिर जो है इसे कंटिन्यू किया और अब अपन चलते हैं आगे सिंधु घाटी सभ्यता की ओर। तो हालांकि सिंधु घाटी सभ्यता में जैसी मोहनजोदड़ो में बाढ़ आई थी वैसी बाढ़ जैसे हालात तो यहाँ नहीं थे, लेकिन फिर भी यहाँ अच्छी बारिश है। तो अपन इसमें आज देखेंगे कि मोहनजोदड़ो में किस तरह जो है बाढ़ आई थी, उसके बारे में भी बात करेंगे। तो सिंधु घाटी सभ्यता आज का टॉपिक क्या है अपना, सिंधु घाटी सभ्यता। मुझे उम्मीद है आप लोग घर पे जो है पढ़ते होंगे और बराबर जो है रिवाइज भी करते होंगे जो मैं टॉपिक यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ उनको। तो सबसे पहले सबको नमस्कार। हनुमंत सिंह जी और जल्दी आओ सर, पूरे दिन से क्लास का वेट है। बिल्कुल शुक्रिया, आप लोग वेट करते हैं इसके लिए। आकाश चौहान, मनोज लैन, सबको नमस्कार। हरी सोलंकी, सचिन यादव, सबको नमस्कार भाई। ज्योति और जो भी और लोग जुड़े हुए, विपिन वगैरह, सबको नमस्कार मेरा और गुड इवनिंग, आदाब। और जो है अपन शुरू करते हैं आज का टॉपिक, ठीक है। तो अपन जो है सिंधु घाटी सभ्यता में अभी तक जो है 4-5 चीजें पढ़ चुके थे। महत्वपूर्ण नगर एवं उनकी विशेषताएं पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे? महत्वपूर्ण नगर। इसमें मैंने आपको एक हड़प्पा नगर पढ़ा दिया था। आज अपन महत्वपूर्ण नगर जो पढ़ेंगे वो नगर है आपका मोहनजोदड़ो। कौन सा है? मोहनजोदड़ो। तो अपन बात करते हैं मोहनजोदड़ो के बारे में। कौन सा नगर पढ़ेंगे अपन? मोहनजोदड़ो। तो देखिए मोहनजोदड़ो में क्या था। तो मोहनजोदड़ो के बारे में आपसे पूछें तो आपको ये पता होना चाहिए कि सबसे पहले आपसे नदी पूछेगा कि कौन सी नदी है, तो सिंधु नदी है। कौन सी नदी है? सिंधु। और इस नदी के जो हैं दाएं तट पे हैं। कौन से तट पे हैं? दाएं तट पर स्थित। क्लियर है? तो आप मुझे फटाक से कमेंट में बता दीजिएगा कि जो है आपका हड़प्पा नगर है वो रावी नदी के कौन से तट पे स्थित था, ठीक है। क्योंकि ये मैंने कल बताया है, आज मैं आपको बता रहा हूं सिंधु नदी और इसके दाएं तट पे स्थित है वो कौन सा है? मोहनजोदड़ो है, ठीक है। और बात कर लेते हैं इसके बारे में, और क्या बात हो सकती है इसके बारे में। तो मोहनजोदड़ो की स्थिति देख लेते हैं कि इसकी स्थिति, इसकी लोकेशन क्या है ना। तो इसकी लोकेशन की बात करें तो ये जो है सिंध प्रांत है, लरकाना जिला है। लरकाना क्या है? जिला है। कहाँ पे? पाकिस्तान में। और ये सिंध प्रांत है और ये कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान। क्लियर है ना? सबको नमस्कार भाई, सबको राम राम। सचिन तिवारी, खुश रहो, मौज करो, आनंद करो। भवानी लाल शर्मा जी, बहुत जोरदार बारिश हो रही है। मथुरा में नहीं है लेकिन जयपुर में बहुत ज़्यादा बारिश है। बनवारी लाल शर्मा, बहुत ज़्यादा बारिश है मतलब। तो हम मोहनजोदड़ो की बात कर रहे थे। नदी जो है सिंधु नदी है, दाएं तट पर स्थित है। ये स्थिति इसकी क्या है? लरकाना जिला है, सिंध प्रांत है और पाकिस्तान में वर्तमान में पड़ता है। और क्या है? और इसके उत्खनन करता क्या है? उत्खनन करता। तो आपको पता है कौन है? राखाल दास बनर्जी, RD बनर्जी, ठीक है। ये उत्खननकर्ता भी इसी के यही है और खोजकर्ता आपको कहे तब भी यही आदमी होंगे, ठीक है। ध्यान रखना, कई बार क्या एग्जाम में क्वेश्चन का ढंग होता है पूछने का, वो आपको कंफ्यूज करने के लिए पूछते हैं
कि जो है उत्खननकर्ता कौन से बताइए, और कई बार पूछ रहे थे कि खोजकर्ता कौन से। तो होता क्या है टॉपिक में, कई दफा खोजकर्ता अलग होते हैं और उत्खननकर्ता अलग होते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना है कि वो क्या पूछना चाह रहा है आपसे, ठीक है। यहाँ आपको पूछे उत्खननकर्ता या खोजकर्ता, तो एक ही आदमी है, राखाल दास बनर्जी। चलो, ये तो हमने 3 चीजें इसके बारे में देखी। और क्या है इसके बारे में, तो देखिए और क्या क्या है। हम इसको जो है सिंधु का बाग कहते हैं। इस नगर को आप क्या कहेंगे, मोहनजोदड़ो को आप सिंधु का बाग कहेंगे। और क्या कहेंगे आप इसे जो है मृतकों का टीला कहेंगे। और क्या कहेंगे, और आप कहेंगे इसे प्रेतों का घर। क्या कहेंगे, प्रेत आत्माएं होती है ना, प्रेतों का घर। और क्या कहेंगे, और आप इसे कहते हैं स्तूप टीला। क्या कहते हैं, स्तूप टीला। स्तूप टीला क्यों, क्योंकि यहां एक कुषाणकालीन स्तूप मिला है। क्या मिला है, कुषाणकालीन स्तूप, इसलिए हम इसको जो है स्तूप टीला कहते हैं। मोहनजोदड़ो सिंधी भाषा का शब्द है और उसका शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो कौन सी भाषा का शब्द है, सिंधी भाषा का है, और उसका अर्थ क्या होता है, शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला। इस चीज का ध्यान रखना। फटाक से लाइक कीजिए, जितने कनेक्ट है उतने ही लाइक है अभी तक, और इतने लोग आके मुझे लगता है इतने लॉगिन करके निकल चुके हैं, तो कम से कम आप लाइक तो कर लीजिएगा इसे, प्लीज लाइक कीजिए और लोगों को जल्दी से कनेक्ट कीजिए। अभी तक 20-21 की तादाद है, मैं चाहता हूं कि कम से कम 40, 45, 50 तक पहुंचे। इतना बड़ा टॉपिक और इतना बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक, इतना बढ़िया टॉपिक पढ़ा रहा हूं मैं आप लोगों को। आप लोग देख सकते हैं कि मेरा जज्बा देख सकते हैं, आप लोगों के प्रति समर्पण देख सकते हैं मेरे ख्याल से आप, कि इस बारिश में होने के बावजूद भी मैं यहाँ हाजिर हूँ आपके सामने लाइव क्लास में, ठीक है। क्यों, क्योंकि मुझे लगता है कि आप लोगों के लिए क्लास महत्वपूर्ण थी। मैं तो एक दिन डिले कर सकता था, और कल संडे था, इवन कल भी डिले हो सकती थी मेरे लिए, तो है ना, लेकिन मैंने नहीं किया, क्योंकि मुझे पता था कि आपका भविष्य द स्टडी कैफे के भरोसे पे है, तो वो सुरक्षित हाथों में है, ठीक है। और इन हाथों में जो हमने यदि आपका साथ थामा है, तो हमें आपकी नैया पार लगाने का भी हुनर होना चाहिए। उसके लिए हमें कोई बारिश नहीं रोक सकती, उसके लिए किसी भी प्रकार की मुसीबत या रुकावट हमें रोक नहीं सकती। तो आप प्लीज़ जो है अधिक से अधिक कनेक्ट होइएगा, प्लीज़ लाइक कीजिए इसे, और कुछ नहीं, ठीक है। चलिए, तो इसे स्तूप टीला कहते हैं। ये बात की हमने किसकी, मोहनजोदड़ो की। ये प्रारंभिक जानकारी जो हमें पता होना चाहिए, जहां से क्वेश्चन बन सकता है। आपको पूछे कि सिंधु का बाग, एसएससी, रेलवे, एनटीपीसी में तो सीधा सीधा क्वेश्चन पूछेंगे, सिंधु का बाग किसे कहते हैं। जैसे राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहा है तो उसको सीधा क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है ना, कि सिंधु का बाग किसे कहते हैं। तो आपको पता होना चाहिए मोहनजोदड़ो को आप क्या कहते हैं, सिंधु का बाग कहते हैं। क्या कहते हैं, सिंधु का बाग। अब अपन देखते हैं यहाँ से प्राप्त सामग्री। तो यहाँ सामग्री थोड़ी ज़्यादा है, तो मैं थोड़ा ये मिटा लूँ तो अपन को एक बड़ी जगह मिल जाएगी। तो अपन विस्तृत तौर पे इसको देखते हैं पूरी सामग्री को। उम्मीद है आप लोग एंजॉय कर रहे होंगे इस टॉपिक को। और यहाँ पे मैं देखो, इतिहास जो होता है ना, इतिहास की एक खासियत होती है, आप जितने भी करेक्टर पास्ट में हुए हैं उन सारों को जो है यहीं इस बोर्ड पे जिंदा करते हैं और यहीं इस बोर्ड पे ही खत्म कर देते हैं। ये इतिहास की खासियत होती है। दूसरी चीज, इतिहास जो होता है वो इतिहास आपका पास्ट ही इतिहास है, बस वो लिखित होना चाहिए, ठीक है ना, तो ही वो इतिहास है, वरना नहीं, वरना वो क्यों देती है, केवल एक ख्याली पुलाव है, इसके अलावा कुछ नहीं है ना। तो लिखित है, हमारे पास साक्ष्य हैं, लिखित है, एविडेंस है जिनके हमारे पास, वही आपका क्या है, इतिहास है। और इतिहास हमेशा किसका होता है, पास्ट का ही होता है। आप कल क्या होना है वो आपका इतिहास आप नहीं बता सकते कल क्या होगा, लेकिन पिछले कल क्या हुआ था वो आपको पता है कि नहीं है, तो वही इतिहास है। चलिए, तो हम जो है इसके बारे में आगे इसकी सामग्री के बारे में बात करते हैं। अब अपन देख लेते हैं थोड़ी सी इस सभ्यता में या इस स्थल से मिली हुई प्रमुख सामग्री। क्या देख रहे हैं, सामग्री। तो सुनिए, यहां पे एक हमें मिला है, वो मिला है बृहद स्नानागार।
क्या मिला है हमें? वृहद स्नानागार। ठीक है, कैसे मिला है देखते जाओ। एक हमें जो है इस तरह की आकृति मिली है, इस तरह की, ठीक है, और ये इसका जो है आपको पता है ये नॉर्थ वाला हिस्सा होगा, ये वेस्ट होगा, ये ईस्ट होगा, ये साउथ होगा। क्लियर है? दिख रहा है भाई? ये दिख रहा है ना? कमेंट में बताइएगा दिख रहा है क्या? मित्रों का टीला आप किस संबंध में पूछ रही है? राजस्थान के संदर्भ में पूछ रही है। नेहा कुमारी का क्वेश्चन है कि ये मृतकों का टीला किसे कहते हैं, तो राजस्थान के संदर्भ में पूछ रही है, तो फिर जो है आपके आहड़ सभ्यता को मृतकों का टीला कहते हैं, और जो है आपके लोथल को भी मृतकों का टीला कहा जाता है गुजरात में। किसको कहा जाता है? लोथल को। जब मैं लोथल आपको पढ़ाऊंगा तब मैं बताऊंगा कि ये मृतकों का टीला ये भी। ठीक है, उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। ये सबको दिख रहा है रेड पेन वाला जो मैंने यहाँ डिजाइन कुछ बनाई आयताकार, दिख रही है क्या? प्लीज कमेंट में फास्ट बताइएगा। अजीत सिंह जी गुड इवनिंग। आकाश चौहान सही दिख रहा, मयंक राजपुरी दिख रहा है, ठीक है, विजय रावत दिख रहा है, शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। ये तो आप समझिए अब क्या कहानी है। तो देखिए यहां क्या होगा, इस तरह से एक जो है हमें स्नानागार मिला है, और इस स्नानागार की जो ये लेंथ है ना, कौन सी वाली? ये लेंथ जिसे अपन कहते हैं लंबाई, है ना, ये लंबाई ये है 11.88 मीटर, यानी 11.88 मीटर। कितनी है? 11.88 मीटर। ठीक है, और इसकी ये लेंथ है ना, ये वाली, ये क्या होगी? चौड़ाई, और ये है आपकी 7.0 मीटर। ये यहां लिख रहा हूं मैं 7.01 मीटर। ठीक है, और इसकी डेंसिटी जो है, इसकी गहराई जो है, क्या है गहराई? वो है आपकी 2.43 मीटर, यानी 2.43 मीटर। काफी गहरा है देखा जाए तो, है कि नहीं है ना? 2 मीटर में तो एक आदमी आसानी से डूब सकता है। ठीक है, अब ये यहां मिला है तो इसकी डिजाइन देख लीजिएगा। इसमें जो है ऐसे करके ऐसे सीढ़ियां बनी हुई है। क्या बनी हुई है? सीढ़ियां। नीचे उतरने के लिए इसमें क्या है? सीढ़ियां बनी हुई है। ठीक है, क्या बनी हुई है? सीढ़ियां बनी हुई है। सीढ़ियां किस लिए बनी हुई है? नीचे उतरने के लिए। इन सीढ़ियों के इधर ऊपर की तरफ जो है आपके आवास बने हुए हैं। क्या बने हुए हैं? आवास। तो ये जो है ऐसा माना गया है कि ये जो है पुरोहितों के आवास होंगे। किसके होंगे? पुरोहितों के, जो यज्ञ वगैरह करते वक्त, धार्मिक यज्ञानुष्ठान करने के बाद यहाँ सामूहिक तौर पर स्नान करने उतरते होंगे। इस तरफ दक्षिण पश्चिम, ये दक्षिण पश्चिम है कि नहीं है? इस तरफ जो है क्या रखा हुआ है? इस तरफ एक नाला रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है? नाला। क्या है? नाला। ये सफाई के लिए, जल निकासी के लिए क्या रखा हुआ है? नाला रखा हुआ। इन भवनों के पास ही जो है क्या बने हुए हैं? कुएं बने हुए हैं। क्या बने हुए हैं? कुएं। ठीक है, ध्यान रखना। तो इन कुओं से जलापूर्ति होती होगी। ठीक है, और जब सफाई वफाई करनी हो तो यहां से निकालते होंगे। तो ये जो इस तरह का स्नानागार मिला, इसकी लंबाई चौड़ाई याद रखनी है आपको। और ऐसा माना गया है कि धार्मिक यज्ञानुष्ठान वगैरह होता होगा। धार्मिक यज्ञानुष्ठान, इसलिए ये लोग क्या करते होंगे? सामूहिक स्नान। क्या करते होंगे? सामूहिक स्नान। याद रख लोगे? नेहा कुमारी, लोथल यदि ऑप्शन में था तो आपका ऑप्शन लोथल ही है, मृतकों का टीला। ठीक है, आप वहां उसको क्लिक कर लीजिएगा, वो आपका 110% राइट है। ठीक है, और यदि राजस्थान से आप है और राजस्थान में पूछा उसने, तो उसमें ऑप्शन में आहड़ दे रखा होगा। आहड़ को भी मृतकों का टीला कहते हैं। ताम्र पाषाणी एक संस्कृति है राजस्थान में आहड़। यूपी पुलिस की कोई प्रिपरेशन कर रहे हैं तो फिर जो है आप जो है इंडियन हिस्ट्री उसमें आती है, तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए। और ये इंग्लिश सर जो है हमारे प्रिय सर चेतन सिंह जी, तो ये टीचिंग विथ
इलस्ट्रेशन इज आइसिंग ऑन द केक। हो पता नहीं सर आपने क्या इंग्लिश झाड़ी है, इतनी इंग्लिश मुझे आ रही होती तो सर मैं हिस्ट्री नहीं पढ़ाता, मैं इंग्लिश का टीचर होता। आप सिंपल भाषा में तारीफ ही करना चाहते हैं तो कर दीजिएगा। ये लोग बच्चे कनेक्ट हैं, ये लोग भी जो है खुश हो जाएंगे, इनकी आत्मा को तृप्ति मिल जाएगी कि जो है आप इतनी अच्छी आपके सहयोगी टीचर की तारीफ कर रहे हैं, इसके लिए शुक्रिया सर। चलिए, तो इस तरह से ये आपको ध्यान में रखना है क्या, वृहद स्नानागार का। और क्या रखना है ध्यान, अच्छा इस वृहद स्नानागार को जॉन मार्शल ने, किसने भाई, जॉन मार्शल ने, जॉन मार्शल, ये पूछते हैं आपसे, जॉन मार्शल ने कहा था तत्कालिक विश्व का अजूबा, तत्कालिक विश्व का अजूबा। जॉन मार्शल ने क्या कहा था, इस वृहद स्नानागार को तत्कालिक विश्व का अजूबा कहा था। हालांकि स्नानागार वहां बहुत सारे मिले हैं, लेकिन ये वृहद है। ये कैसा है, वृहद है, बड़ा है, बस इतना ध्यान रखना। तो तत्कालिक विश्व का अजूबा किसने कहा था, जॉन मार्शल ने। किसको कहा था, मोहनजोदड़ो में प्राप्त वृहद स्नानागार को। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते हैं, तो यहां से हमें जो है एक वृहद अनागार मिला है। क्या मिला है, वृहद अनागार। अब देखिए अनागार जो मिला है हमें, मैं अनागार यहां बना रहा हूं क्योंकि यहां अपन को मैटेरियल लिखना है ना, तो मैं अनागार यहां बना देता हूं। ऊंचाई पे अपन लिखेंगे कुछ नहीं वैसे भी। तो ये अनागार देखिए, ये इतना वृहद है कि आप सोच नहीं सकते। इसकी यहां से यहां लेंथ जो है वो 45.71 मीटर है। कितनी है, 45.71 मीटर जो है ये लंबा है, ठीक है। और ये जो है यहां से यहां इसकी लेंथ की यदि मैं बात करूं तो ये 15.23 मीटर जो है चौड़ा है। क्या है, चौड़ा है। और ये क्या है, लंबा है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा अनागार होगा। इसका मतलब क्या है कि यहां कृषि जो है बहुत बड़ी सरप्लस होती होगी, तो इसलिए इतने बड़ी अनाज को, धान को जो है संरक्षित करने के लिए, उस धान को जो है मौसम वगैरह, बारिश वगैरह से खराब होने से बचाने के लिए जो है क्या करते होंगे, ऐसे बड़े बड़े अनागार बनाते होंगे। फिर इसी धान को जो है, सरप्लस धान को मार्केट में बेचते होंगे, निर्यात भी करते होंगे। सरप्लस खेती होती थी, इसीलिए तो इतने बड़े व्यापार वाणिज्य पनपा, फला फूला और इतनी बड़ी वृहद नगरीय क्रांति हुई या नगरीय जो है सभ्यता की स्थापना हुई। वरना तो कहां से होती, जब लोगों को पैसा ही नहीं होगा तो कहां से होगा, है कि नहीं है। अब सपोज कीजिए आपके पास सबसे पहले पैसा आता तो आप क्या करोगे, तो आप यही करोगे कि भाई अपनी मूलभूत आवश्यकताएं पूरी करोगे। फिर भी पैसा बच गया तो आप क्या करोगे, तो फिर आप जो है अपने घर में गाड़ी घोड़ा खरीदने की सोचोगे, पक्का मकान बनाने की सोचोगे, है कि नहीं है। तो ये सारी चीजें सिंधु सभ्यता में हुई। लोगों के पास पैसे आए, खेतीहर लोग थे, जब पैसे आए तो उन्होंने जो है नगर बनाने शुरू किए, बड़े बड़े नगर बनाए, ठीक है ना, इस तरह से। और हालांकि वो अलग बात है, आजकल के युवा जो है ऐसा ध्यान रखते हैं कि पैसा आते ही जो है सबसे पहले हाईवे पे निकलते हैं तो ध्यान रखते हैं, एक बोर्ड लगा हुआ होता है कि बाबूजी ध्यान किधर है, ठंडे बियर की बोतल, ठंडे बियर की दुकान इधर है, बोतल नहीं बल्कि दुकान इधर है। बाबूजी ध्यान किधर है, ठंडे बियर की दुकान इधर है। वो बोर्ड देखते ही उसमें घुसते हैं, घर वालों की बाद में सोचते हैं। वो आधुनिकता है, वो भौतिकवाद है। वो क्या है, भौतिकवाद है। लेकिन सिंधुवासी ऐसे भौतिकवादी नहीं थे। आप निश्चित रहिए, उन लोगों को प्रॉपर जो है पता था कि व्यापार वाणिज्य कैसे होते हैं, पैसों का संगठन या संचय कैसे किया जाता है, उनको सारा पता था। तो ये एक जो है वृहद क्या मिला है, अन्नागार मिला है। और ये सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है। ये क्या है, ये आपसे पूछे तो सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत। ये भी क्वेश्चन पूछते हैं आपसे, सीधा लाइन में क्वेश्चन पूछ सकता है कि सिंधु घाटी सभ्यता की निम्न में से सबसे बड़ी इमारत कौन सी है। तो आपको पता होना चाहिए कि वृहद अनागार जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता की संपूर्ण सभ्यता में सबसे बड़ी इमारत थी। क्या थी, संपूर्ण सभ्यता में सबसे बड़ी इमारत थी। सबको गुड इवनिंग। जो भी नए लोग कनेक्ट हुए हैं, कमेंट किए, उन सबको गुड इवनिंग भाई, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया मोहनजोदड़ो के बारे में। और क्या हो सकता है इसके बारे में, और देखते हैं। और जो है क्या है, देखते जाइए। हमें जो है एक कांसे की, मैंने कहा था ना कांसे के बहुत उपकरण मिलते हैं। हमें कांसे की जो है नृत्यरत नारी की मूर्ति मिलती है। क्या मिलती है, कांसे की नृत्यरत नारी की मूर्ति मिलती है, जो कई किताबों में तो 10.5 इंच की है,
और राजस्थान एनसीईआरटी में जो है ये इतने इंच की बताई गई है, 11.5 इंच की। कितने इंच की है? 11.5 इंच की। ठीक है, कांसे के नृत्य नारी की मूर्ति। और ये सबसे बड़ी बात ये है कि ये जो है आपकी कैसी है? प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड मूर्ति की शैली है। ऐसा लगता है जैसे ऑस्ट्रेलिया प्रजाति के लोगों ने, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के लोगों ने जिसे बनाया, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति की मूर्ति की झलक देखने को मिलती है इसमें। किस मिलती है? प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड। जबकि मोहनजोदड़ो की जनसंख्या थी वो कैसी थी? मोहनजोदड़ो की आपसे जनसंख्या पूछें, यहां की जनसंख्या पूछें, जनसंख्या, तो आपको पता होना चाहिए कि ये करीब करीब 35 से 40 हजार थी। कितनी थी? 35 से 40 हजार। ठीक है, और यहाँ जो है ज़्यादातर लोग हैं वो भूमध्य सागरीय है। कैसी प्रजाति है? भूमध्य सागरीय प्रजाति। हम बात करेंगे इनका जब समाज पढ़ेंगे, तो समाज में कितने प्रकार की प्रजाति के कंकाल पाए गए हैं उसके बारे में बात करेंगे जब सामाजिक आर्थिक राजनीतिक स्थिति पढ़ेंगे। तो भूमध्य सागरीय प्रजाति मिलती है मोहनजोदड़ो की मोस्ट ऑफ अपने पॉपुलेशन। ठीक है, इस प्रजाति की है। लेकिन यहाँ ना कांसे के नृत्य नारी की मूर्ति मिलती है, वो कैसी है? प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति की। ये आपको ध्यान में रखना है। और क्या हो सकता है यहाँ? और यहाँ 7 बार बाढ़ आने के साक्ष्य मिलते हैं। बाढ़ से ही इसका विनाश माना जाता है। ये जॉन मार्शल कहते हैं। कौन कहते हैं? जॉन मार्शल। और क्या है इसके बारे में? और आपसे पूछें तो आपको ध्यान में रखना, यहां मलेरिया के प्रकोप के भी साक्ष्य मिलते हैं। और ये कहते हैं कैनेडी, KU कैनेडी करके एक आदमी था। किसके अनुसार? कैनेडी के अनुसार। ठीक है, ये तो है। इसके अलावा यहां क्या सामग्री मिलती है वो बात करते हैं। यहां दिख रहा है ना, यहां तक ठीक है। और क्या सामग्री मिलती देखते जाओ। और सामग्री जो हमें मिलती यहां से वो है आपके जो है आद्य पाशुपति शिव की मूर्ति। किसकी मूर्ति मिलती है? पाशुपति शिव की मूर्ति। जॉन मार्शल ने इसे जो है आद्य शिव की संज्ञा दी है। किसकी संज्ञा दी है? दिख रहा है क्या? आद्य शिव, यानी शिव का प्राचीन रूप। आद्य शिव की संज्ञा किसने दी? जॉन मार्शल। ठीक है, जॉन मार्शल ने क्या कहा कि ये आद्य शिव है। आद्य शिव की संज्ञा इसको किसने दी है? जॉन मार्शल। मार्शल दिख नहीं रहा है तो आप समझ जाना जॉन मार्शल ही यहां बात हो रही है। बस उस समय निदेशक यही थे। ठीक है ना, इसलिए इनकी ही बात कर रहा हूं मैं। ज्योति तैयान मैं सारी बातें करूंगा, अब रुकते जाओ, अभी बहुत कुछ बाकी है। तो ये कुछ प्रमुख सामग्री है। इसके अलावा बहुत सारी सामग्री है, मुझे थोड़ा इधर से मिटाना पड़ेगा। मैं आपको सारी सामग्रियां बताता हूं, तो इधर से मैं मिटा रहा हूं, तो आप देखते जाना है ना। पाशुपति शिव की मूर्ति मिली है। एक हमें यहां से जो है सूती वस्त्र के साक्ष्य मिलते हैं। एक वस्त्र है सूती, उसमें जो है क्या है? चाकू बंधा हुआ मिला है। इससे हमें यह पता चलता है कि सूती किससे बनती है? कपास से। तो यहाँ के लोग, सिंधु सभ्यता के लोग किससे वाकिफ होंगे? कपास से वाकिफ होंगे। किससे वाकिफ होंगे? कपास से। और क्या है? एक योगी की मूर्ति मिलती है। आपने बुक्स पर देखा होगा कि एक आदमी बैठा जिसकी मूछें नहीं है, यहाँ इतनी जो है आपके दाढ़ी बनी हुई है, और एक कंबल यहाँ डाली हुई जिसपे फूल बने हुए, 3 फूलों वाले ऐसे 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 फूल बने हुए होते हैं। ऐसी चित्र आपने कई बार देखा होगा बुक्स पे, है ना, जब प्राचीन सभ्यता या एंशिएंट हिस्ट्री किताब देखते हैं तो उसमें। तो वो योगी की मूर्ति है। किसकी मूर्ति है? योगी की। इससे क्या पता चलता है? योग से परिचित होंगे। किससे परिचित होंगे? योग से। देखो ये सारे अनुमान या कयास लगाए गए हैं। क्या लगाए गए हैं? कयास। क्यों? क्योंकि हमारे पास इसका कोई लिखित साक्ष्य तो है नहीं, जो लिपि है वो अभी तक हम पढ़ नहीं पाए।
तो ऐसे अनुमान लगाए गए कि योगी की मूर्ति, इसका मतलब योग से परिचित होंगे तभी तो योगी की मूर्ति मिली है ना। तो ये सारी बातें हैं, इसमें आपको ध्यान में रखनी। और क्या है, यहाँ पे घोड़े का जो है दांत मिला है। क्या है, देखो ये घोड़ा है ना, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो घोड़े के हमें जो है क्या मिले हैं, दांत मिले हैं। और क्या मिला है, और हाथी का कपाल खंड मिला है। क्या मिला है, हाथी का कपाल खंड। और क्या है, और जो है हमें, और जो है, और हमें जो मिला है वो मिला है पुरोहितों के आवास स्थल। और क्या है, महाविद्यालय भवन। और क्या मिला है, और मैंने एक चीज आपको कल बताई थी कि जो है यहां से एक मुख्य सड़क मिली है, वो 10 मीटर चौड़ी है। कितनी है, 10 मीटर। तो वो एक राजपथ है। क्या है वो, राजपथ है। वो मैं कल बता चुका हूं, एक प्रारंभिक जो हमने नगर नियोजन देखा उसके अंदर। तो ये आपको मोटे चीज ध्यान रखना है। इसके अलावा क्या मिला है, इसके अलावा यहां सर्वाधिक मुहरें मिलती है। क्या मिलती है, सिंधु घाटी सभ्यता की सर्वाधिक मुहरें कहां से मिलती है, सिंधु घाटी सभ्यता की सर्वाधिक मुहरें। सिंधु घाटी सभ्यता की सर्वाधिक मुहरें, सर्वाधिक मुहरें। आप मुझे ये बताइए कि यहाँ के मुहरों पे किस प्रकार के चित्र अंकित होते थे, किस प्रकार की आकृति होती थी, है ना। वो थोड़ा आप कमेंट बता दीजिएगा, ताकि हालांकि मैं आर्थिक जीवन में ये मुहरे वुहरे बताऊंगा आपको वापस, लेकिन आप मुझे बता दीजिएगा, ठीक है। हाँ प्रमोद बिल्कुल सही बता रहे हैं आप, प्रदीप, कि ये मुख्य सड़क थी वो जो मैंने पीछे जिक्र किया। तो सर्वाधिक मुहरें मिलती है वो कहां से मिलती है, मोहनजोदड़ो से। 1200 के करीब है, समथिंग ज्यादा ही होगी लेकिन 1200 की। ये सर्वाधिक मुहरों की बात कर रहे हूं। एक क्वेश्चन पूछते हैं कि सर्वाधिक अभिलेख युक्त मुहरें कहां से मिली है, सर्वाधिक अभिलेख युक्त मुहरें ये कहां से मिली है। तो सर्वाधिक अभिलेख युक्त मुहरें पूछे तो वो हड़प्पा से मिली है। कहां से मिली है, हड़प्पा से। दो चीजें हैं, दोनों में फर्क ध्यान रखना। सर्वाधिक अभिलेख युक्त मुहरें पूछे तो हड़प्पा है, लेकिन केवल पूछे कि सर्वाधिक मुहरें तो कहां है, मोहनजोदड़ो से। यहां से हमें जो है कई सारी बेलनाकार मुहरें भी मिली है। कैसी, बेलनाकार मुहरें। आप मुझे बताइए कि बेलनाकार मुहरें कहां की हैं, बताइए कमेंट में, कहां की है बेलनाकार मुहरें, मेसोपोटामिया की। तो फिर हमारे वाली मुहरें कैसी होती थी, तो हमारी वाली मुहरें जो होती थी वो वर्गाकार होती थी। कैसी होती थी, वर्गाकार। सिंधु घाटी सभ्यता में लोग कैसी मुहरों का प्रयोग करते थे, वर्गाकार मुहरों का प्रयोग करते थे। कैसी मुहरों का, वर्गाकार। जबकि मेसोपोटामिया में कैसी मुहरें थी, बेलनाकार। इसका मतलब क्या है, जहां जहां बेलनाकार मुहरें मिलेगी वो सारे स्थल कैसे होंगे, वो मुहरें कहां की होगी, मेसोपोटामिया होगी। इसका मतलब हमारा व्यापार वाणिज्य जो है कहां पर था, मेसोपोटामिया के लोगों के साथ था, यानी संपर्क में थे वो हमारे, ठीक है। तो इस तरह से जो है ये मिलता है। अब ये जो आप देख रहे हैं ना कि महाविद्यालय है, पुरोहितों के आवास स्थल है, और वृहद स्नानागार है, और वृहद अन्नागार है, ये सारे क्या होंगे, ये सारे राजकीय संरक्षण में होंगे। तो ये पश्चिमी टीले में है। कहाँ है, पश्चिमी टीले में। ध्यान रखना चीज का, कहाँ है, पश्चिमी टीले में। और बाकी सारी चीजें जो होगी, जैसे मुहरे मिलना, बेलनाकार मुहरे मिलना, सूती वस्त्र के साक्ष्य मिलना, योगी की मूर्ति, घोड़े के दांत, हाथी का कपाल खंड, ये सारे के सारे कहाँ होंगे, ये आपके पूर्वी टीले में होंगे, जो नगर सामान्य जन सामान्य का टीला है उसमें होंगे, ठीक है। और जो है आपको ये ध्यान रखना है कि सिंधु घाटी सभ्यता के मोहनजोदड़ो में बहुत सारे, कई सारे स्तरों पे जो है हमें नर कंकाल बिखरे हुए मिलते हैं। क्या मिलते हैं, नर कंकाल। और कई बार ऐसा लगता है जैसे सामूहिक नरसंहार किया गया है, ठीक है। और वहां कई सारे कुओं में गिरे हुए नर कंकाल भी मिलते हैं। वर्तमान कुएं होते हैं उनमें और सिंधु घाटी सभ्यता के कुओं में बनावट में फर्क है। वर्तमान में कुआं होते हैं वो आपने देखा होगा कि जो है वर्तमान में कुएं होते हैं वो कुछ इस तरह से मुख्य भूमि से ऊपर होते हैं। होते हैं कि नहीं होते हैं, होते हैं ना, मुख्य भूमि से क्या होंगे,
ऊपर होंगे। ये कुआं है, जैसे वर्तमान ये धरती है, जमीन है, और यहाँ ऊपर कुआं। अपने वर्तमान में कुएं ऐसे होते हैं, लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता में ऐसा नहीं था। सिंधु घाटी सभ्यता में ये जैसे जमीन चल रही है, ये कोई धरती का टुकड़ा है यहाँ सपोज कीजिए, और इसके ऊपर ऐसे ही कुएं होते थे एकदम जमीन के सटके। तो हो सकता है उसमें कई लोग जो है रात के अंधेरे में निकलते हुए गिर के कुएं में मर गए, कंकाल मिले, जो भी है। तो वहां से मिले कंकालों के आधार पे ही हमें पता चला था कि वहां के लोग कौन सी प्रजाति के थे। कौन सी के थे? भूमध्य सागरीय प्रजाति के थे सिंधु घाटी सभ्यता में, मोहनजोदड़ो के अंदर। ठीक है, कौन से लोग थे? भूमध्य सागरीय प्रजाति। और क्या ध्यान रखना है इसमें? और आपको ध्यान रखना है कि ये दूसरा बड़ा नगर है, सिंधु घाटी सभ्यता का दूसरा बड़ा नगर। हालांकि पहले ये पहला बड़ा नगर था, पर गनेड़ी वाला एक जगह और पाकिस्तान में पड़ती है, वो इससे भी बड़ा नगर है। और भारत के संदर्भ में पूछें तो भारत के संदर्भ में आपको ध्यान में रखना है, राखीगढ़ हरियाणा सबसे बड़ा नगर है वर्तमान में। हालांकि पहले अपने यहाँ बुक्स में यह था कि जो है भारत में सबसे बड़ा नगर जो होगा वो शायद धोलावीरा है। कौन सा? धोलावीरा। लेकिन वर्तमान में धोलावीरा सबसे बड़ा नहीं है, वर्तमान में राखीगढ़ सबसे बड़ा है। कौन सा है? भारत में सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? राखीगढ़। याद रख लोगे? मुझे उम्मीद है आप याद रख लोगे। ठीक है, प्लीज लाइक करवाइएगा, अभी और लाइक करने की जरूरत है। ठीक है, तो ये जो है इस तरह से हमने देखा पूरा का पूरा, ये है आपकी सिंधु घाटी सभ्यता का मोहनजोदड़ो। कौन सा है? मोहनजोदड़ो। अब अपन बात कर लेते हैं चन्हुदड़ो की। किसकी बात कर लेते हैं? चन्हुदड़ो की। तो अभी तक इसमें आपने क्या देखा? आपने सर्वाधिक मोहरों की बात करें तो कहां से मिली है? मोहनजोदड़ो से। सर्वाधिक अभिलेख युक्त मोहरें कहां से मिली है? हड़प्पा से। वृहद स्नानागार मिला, वो कहां से मिला है? आपके मोहनजोदड़ो से। वृहद अन्नागार मिला, कहां से? मोहनजोदड़ो से। तत्कालिक विश्व का आश्चर्य जॉन मार्शल के अनुसार वही आपका वृहद स्नानागार। और सबसे बड़ी इमारत सिंधु घाटी सभ्यता की वृहद अन्नागार। और क्या है? और जो है हमने देखा कि योगी की मूर्ति, योग से परिचित होंगे। ठीक है, और हाथी के कपाल खंड, घोड़े के दांत, है ना, और स्त्री की कांसे की नृत्यरत नारी की मूर्ति जो कैसी है? प्रोटो ऑस्ट्रेलियाई प्रजाति की है, जो 11.5 इंच लंबी ऊंची है। और हमने जो है सूती वस्त्र के साक्ष्य पूछे, तो सूती वस्त्र है, कांसे की नृत्यरत नारी की मूर्ति है, वृहद स्नानागार है, वृहद अन्नागार है। ये क्वेश्चन सीधे सीधे आते हैं रेलवे, एसएससी, रेलवे में, एनटीपीसी, आप जो भी एग्जाम दे रहे हैं, कांस्टेबल वगैरह हुए, इनमें तो ये सीधे सीधे क्वेश्चन उठ के आते हैं। इसमें ज्यादा डेप्थ में पूछते भी नहीं है, सीधा क्वेश्चन पूछते हैं आपसे। ठीक है ना, तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रखें। अब हम देख लेते हैं थोड़ा सा जो है आपके चन्हुदड़ो के बारे में देख लेते हैं। चन्हुदड़ो के बारे में एक चीज कल तो आप लोग पढ़ चुके हैं मेरे ख्याल से, और वो ये है कि ऐसा कौन सा नगर है जो बिना परकोटे के हैं। ठीक है, तो वो आपको पता है मेरे ख्याल से कि ऐसा कौन सा नगर है। तो आज हम बात करेंगे चन्हुदड़ो की। वर्तमान में कहां पड़ता है? पाकिस्तान। ठीक है, इसका उत्खनन करता पूछें, खोज एवं उत्खनन दो अलग अलग देख लेते हैं। एनसी मजूमदार है। खोजकर्ता कौन है इसके? एनसी मजूमदार। ठीक है, और हुआ क्या था कि इन्होंने जब इसकी खोज की तो ये मारे खुशी के जो है वहां जश्न मनाने में लगे हुए थे अपनी टीम के साथ, और वहां से डाकू का एक दल गुजर रहा था और उन्होंने जो है इनकी हत्या कर दी। डाकू के अनुसार यहाँ इनको खजाना मिला है, तो डाकू ने इनको कहा कि वो खजाना कहाँ है बताओ, तो इन्होंने कहा खजाना तो नहीं है। तो तू इतने क्यों नाच रहे थे, खुश हो रहे थे? तब इन्होंने कहा कि भाई मुझे तो एक बहुत ही ऐतिहासिक पुरातात्विक स्थल मिला है और उसकी खुशी में मैं जो है जश्न मना रहा हूँ। तो कि नहीं, ऐसे तो ये टीले तो हम रोजाना जाते गुजरते हुए यहाँ से देखते, हमने तो कभी नहीं देखा कि यहाँ ऐसा कुछ होता है कि नहीं है? तो खजाना है तो दे, नहीं है तो फिर सल्टा देंगे। और उसको सल्टा दिया गया, यानी कि मार दिया। एनसी मजूमदार को जो है मार देते हैं। तब इसका उत्खनन जो करेंगे वो करेंगे अर्नेस्ट मैके। उत्खनन कौन करेंगे? अर्नेस्ट मैके। ठीक है, ये ध्यान रखना, कौन करते हैं? अर्नेस्ट मैके करते हैं। यहां क्या क्या चीजें हैं?
तो चंदहुदड़ो में जो है सामग्री की बात कर लेते हैं अपन। दिख रहा है ना, ये रेड मार्कर दिख रहा है ना सबको भाई? हाँ, सामग्री की बात कर लेते हैं। सामग्री देखिए क्या क्या होती है। यहां बिना परकोटे का नगर है। यह कैसा है? बिना परकोटे का नगर या स्थल कह देना आप, क्योंकि नगर में आप कंफ्यूज हो जाओगे पूर्वी और पश्चिम वाले हिसाब से, तो आप स्थल कह देना। बिना परकोटे का स्थल है, कोई परकोटा नहीं है, यानी कि बिना दृढ़ीकृत नहीं है। इसका मीन सीधा सा क्या है? दृढ़ीकृत नहीं है। क्लियर? ठीक है। और क्या है? और जो है यहां हमें क्या मिलता है? मनके बनाने का कारखाना मिलता है। देखो, मनके बनाने का कारखाना दो जगह से मिलेगा, एक लोथल से मिलेगा, एक आपके चंदहुदड़ो से मिलेगा। और क्या है? कुत्ते द्वारा बिल्ली का पीछा करते हुए पद चिन्ह। करते हुए पद चिन्ह, यानी कि ऐसे पद चिन्ह मिले हैं गीली मिट्टी पे जिसमें कुत्ता बिल्ली का क्या कर रहा है? पीछा कर रहा है ना? यानी कुत्ते बिल्ली का पैर अभी से नहीं, 3-4 हजार साल पुराना है ना? ये समझ लेना। तो कुत्ते द्वारा बिल्ली का पीछा करते हुए क्या मिले? पद चिन्ह मिले। और क्या मिला है? और सबसे इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन एकदम सीधा सीधा पूछते हैं, झाकर झूकर संस्कृति। ये मतलब जो है हड़प्पा कालीन सभ्यता से पहले की संस्कृति और थी, वहां झाकर झुकर संस्कृति उसको हम कहते हैं। तो झाकर झुकर संस्कृति के क्या मिले? अवशेष प्राप्त हुए। क्लियर है? तो आपको इतनी चीजें ध्यान रखनी। किसके बारे में? चलो, बहुत छोटा टॉपिक है। एनसी मजूमदार, जिसकी डाकू क्या कर देते हैं? हत्या। अर्नेस्ट मैके क्या करेंगे? उत्खनन। और फिर जो है सामग्री क्या मिलेगी? बिना परकोटे का नगर, यानी कि दुर्गीकृत नगर नहीं है। मन के बनाने का क्या मिलेगा? कारखाना। और क्या? कुत्ते द्वारा बिल्ली का पीछा करते हुए पदचिन्ह मिलेंगे। और झाकर झूकर संस्कृति के अवशेष मिलेंगे। और क्या है? और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ना? और क्या है? हाँ भाई, सबको नमस्कार, सबको। देखो, मैं कमेंट पे ध्यान नहीं दे पा रहा हूं, और ये प्रदीप चंद्र भैया, ये किसी वाले इमोजी प्लीज मत भेजिएगा, ऐसी इमोजी है यहाँ पे। ये प्रदीप चौहान या प्रदीप चंद्र जो भी हैं आप कमेंट कीजिए अच्छे अच्छे, और अपन उसके बारे में बात करेंगे। और क्या है? और यहाँ पे एक श्रृंगार पेटिका मिली है, जिसमें क्या है? लिपस्टिक है। ठीक है, तो ये क्या मिली है? श्रृंगार पेटिका, जिसमें क्या है? लिपस्टिक है। अब ये इमरान हाशमी उस दौर में होता तो इस लिपस्टिक को नहीं छोड़ता, लेकिन था नहीं, खैर क्या करें। और इससे यह भी हमें पता चलता है कि महिलाओं का जो सजने संवरने का शौक है वो अभी से नहीं है, सिंधु काल से चला आ रहा है ना? तो यहां से हमें क्या मिली है? श्रृंगार पेटिका है, जिसमें क्या मिली है? लिपस्टिक मिली है। क्या मिली है? लिपस्टिक। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है चंदहुदड़ो के बारे में। तो चंदहुदड़ो इतना ही है आपका, कितना? जितना अभी आपने देखा है। क्लियर है? अब अपन देखते हैं आगे, जो है आपको बहुत छोटे छोटे हैं। बिना परकोटा है, मन के बना कारखाना है, कुत्ते द्वारा बिल्ली का पीछा है, झाकर झुकर संस्कृति है, श्रृंगार पेटिका है। ये लाइन इंपॉर्टेंट है, और ये उससे भी इंपॉर्टेंट है, ये वाली। और ये लाइन तो अपने आप में है ही इंपॉर्टेंट। बिना परकोटे का एक ही नगर है सिंधु घाटी सभ्यता में, चंदहुदड़ो, है ना? तो ये आप ध्यान रखना। तो ये चंदहुदड़ो हो गया। अब अपन चलते हैं कालीबंगा। कहाँ चलते हैं? कालीबंगा। अब अपन देखते हैं प्रमुख नगर है वो है
कालीबंगा। ठीक है, कालीबंगा। भाई और लोग कनेक्ट कीजिए प्लीज, आप लोग और कोशिश प्रयास कीजिए, एफर्ट डालिए, और लोग कनेक्ट हो जाएंगे इसमें, ऐसा कुछ नहीं कि नहीं होंगे, है ना। और प्लीज थोड़ा और एफर्ट लगाइए, लाइक करवाइएगा। देखो यहाँ ऐसी चल रही है, मैं भीगा हुआ हूँ, हो सकता है मुझे ठंड भी लग सकती है, और मुझे ठंड लगती है, मुझे लगता है इस दौर में ठंड लगना एक मतलब आप घाती से कम नहीं कुछ भी। क्यों? क्योंकि आत्मघाती कदमी है एक प्रकार से देखें तो। कोरोना का प्रकोप चल रहा है, आप जानते ही इस चीज़ को, और गाय बेगा है, मैं कहीं हॉस्पिटल शिफ्ट ना हो जाऊँ, मुझे डर है। लेकिन यदि आपका ये स्नेह और प्रेम बना रहा यहाँ पे, आप अधिक से लाइक करवाएंगे और ज़्यादा लोग कनेक्ट रहेंगे, तो फिर देखो इन चीज़ों को मैं जो है ज़्यादा गौर नहीं करूँगा, इन चीज़ों पे मैं इनको मात दे दूँगा, मुझे यकीन है पूरा। तो प्लीज़ आप कनेक्ट होइए, जल्दी से अधिक लोग कनेक्ट कीजिए, ठीक है। प्लीज़ अपने मित्रों को बताइए। देखिए आप यदि मेरे कंटेंट में, मेरे लेक्चर में कमी है, तब भी आप बेधड़क से कमेंट में बता सकते हैं, और यदि कमी नहीं है तो फिर कनेक्ट कीजिए। जैसे पहली क्लास में थे, पहली क्लास में मेरे ख्याल 30-32 लोग लाइव थे, आज तो 23-24 लोग हो। यदि आप 23 लोग एक को जोड़े तो 46 होते हैं, है कि नहीं है। संगठन में शक्ति है, बचपन से पढ़ते आ रहे हो, तो प्लीज़ कीजिए, ऐसे मत कीजिए, इतने निर्दयी मत बनिएगा, कुछ रहम कीजिए इस सीधे साधे टीचर पे, है ना, जो कम से कम आता है, कोई फालतू की बात नहीं करता, सिर्फ पढ़ाता आपको, और 100% खरा सोना दे रहा हूँ, 24 कैरेट शुद्ध सोना है ये लेक्चर जो मैं दे रहा हूँ। तो प्लीज़ अब कालीबंगा की बात कर लेते हैं। बहुत ही अच्छी सभ्यता है ये, और राजस्थान का कोई स्टूडेंट है तो उसके लिए तो ये मतलब आज मैं दे रहा हूँ, ये संजीवनी बूटी है एक प्रकार से, ठीक है। तो देखते जाइएगा क्या क्या है इसमें। हाँ, इसके बारे में बात कर लेते हैं, कालीबंगा के बारे में। ये नदी आपसे पूछें, नदी तो घाघर नदी है। कौन सी नदी है? घाघर। ये तो इंडियन हिस्ट्री के हिसाब से है ना, जो सबको याद रखना है, घाघर नदी। अदर स्टेट का कोई बच्चा है तो उसको पता होना चाहिए घाघर नदी राजस्थान में चलती है, शिवालिक की पहाड़ी से निकलती है, कभी कभी उसका पानी फोर्ट अब्बास पाकिस्तान तक चला जाता है, वरना ये यहाँ आके विलुप्त हो जाती है, ठीक है। लेकिन राजस्थान का कोई तैयारी कर रहा है तो उसको पता होना चाहिए, इसी नदी को आप चौतांग कहते हैं, इसी नदी को आप द्रसद्वती कहते हैं, और इसी नदी को आप सरस्वती कहते हैं। क्लियर है? घाघर नदी, चौतांग नदी, द्रसद्वती नदी, सरस्वती नदी, ये 4 नाम है इस क्षेत्र के, इस नदी वाले बेल्ट के, क्योंकि सरस्वती जहां चलती थी उसी के पेठे में चल रही है आपके घाघर नदी, ठीक है। इस नदी के क्षेत्र को जहां ये चलती है उसको कहते हैं नाली। क्या कहते हैं? नाली कहते हैं, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखना। और क्या है इसके बारे में? स्थिति पूछें, स्थिति राजस्थान वालों को तो पता है, लेकिन बाकी बार सुन लीजिए। ये हनुमानगढ़ जिले में पड़ती है, और कहां है? राजस्थान में। हनुमानगढ़ जिला राजस्थान में पड़ती है, ठीक है। और क्या है इसके बारे में? खोज एवं उत्खनन करता, कौन है? अमलानंद घोष। उन्नीस 53 के करीब जो है इन्होंने इसका उत्खनन या खोज की थी। 50 के करीब खोज तो कर ही ली थी, 53 में विधिवत ये क्या करते हैं? इसका उत्खनन करते हैं। इनके उत्खनन में अन्य सहयोगी तो सुनते जाइए। बीबी लाल, कौन होगा? बीबी लाल। और कौन है? और कौन है? बीके थापड़। बीबी लाल, बीके थापड़, ठीक है। बालकृष्ण थापड़, ठीक है। ब्रजवासी
लाल। और कौन है? MD खरे। कौन है? MD खरे। दिख रहा है ना यहां तक? ठीक है। एक लास्ट है, वो है JP जोशी। JP जोशी यानी कि जगपति जोशी। ये इसके क्या होंगे? अमलानंद घोष के अन्य सहयोगी होंगे। क्या होंगे? अन्य सहयोगी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप लोग, बहुत सारे लोग जो है कमेंट दे रहे हैं, मैं सबको देख रहा हूं। जो राजस्थान से हैं उनके लिए तो बहुत अच्छा टॉपिक है, लेकिन इंडियन हिस्ट्री के पर्पज से भी बहुत बढ़िया टॉपिक है, तो आप देखते जाइएगा। और हाँ, प्लीज़ वापस कनेक्ट होइए। अभी 26-27 हुए थे, वापस कम हो गए हो, तो प्लीज़ कनेक्ट जल्दी हो जाइए वापस, ऐसे मत कीजिएगा आप, ठीक है। अब ये जो कालीबंगा है, क्या है? कालीबंगा। इसका शाब्दिक अर्थ होता है काली चूड़ियाँ। ठीक है, क्या होगा? काली चूड़ियाँ। मतलब ये है कि काली चूड़ियाँ होता है, इसका मतलब ये हुआ कि उस जमाने की औरतें जो है वो वाला गाना नहीं गाती थी कि गोरी है कलैया तू ला दे मुझे हरी हरी चूड़ियाँ। उस जमाने की औरतें गाना गाती थी, गोरी है कलैया तू ला दे मुझे काली काली चूड़ियाँ। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, ठीक है। ये जया प्रदा ने जो है वो गलत गाना गा लिया मेरे ख्याल से। और क्या है? अब अपन बात कर लेते हैं यहाँ से प्राप्त सामग्री की। इसकी बात कर लेते हैं यहाँ से प्राप्त सामग्री की। ये यहाँ से प्राप्त जो है क्या है? सामग्री। सुनते जाओ सामग्री क्या क्या है। यहाँ से प्राप्त सामग्री देखते जाइएगा। यहाँ हमें जो है सबसे बड़ी चीज जो है युग्मित समाधान मिलते हैं। क्या मिलते हैं? युग्मित। युग्मित का मेरा यहाँ कहने का मतलब है स्त्री और पुरुष दोनों के संयुक्त जो है क्या मिलेंगे आपको? समाधान मिलेंगे, सब दफनाएं भी मिलेंगे, है ना, स्त्री और पुरुष। इस बात से हमें क्या पता चलता है? हमें इस बात से पता चलता है कि संभवतः जो है सती प्रथा का प्रचलन रहा होगा। किसका प्रचलन? सती प्रथा। ऐसे युग्मित समाधान एक स्थल और होता है सिंधु घाटी सभ्यता का, वहां से भी मिलते हैं। आप मुझे कमेंट में बताएंगे, मुझे उम्मीद है आप बता ही देंगे, ठीक है, तो प्लीज बताइएगा। हाँ, प्रदीप यादव 1953 में इसका उत्खनन होता है, बिल्कुल मैंने लिख भी दिया है पीछे, ठीक है, अमलानंद घोष के पीछे लिखा हुआ है। ठीक है, सबका शुक्रिया। जो लोग उम्मीद ज़्यादा रख रहे हैं उनका भी शुक्रिया, जो ना उम्मीद है उनका भी शुक्रिया, सबका शुक्रिया। कई लोग कह रहे हैं कि आपने बहुत अच्छा लेक्चर है, ये वो इतना अच्छा बताते हो, उसके लिए भी शुक्रिया। और जो हमसे ना संतुष्ट है उनका भी शुक्रिया, और सबका शुक्रिया। हम किसी से मतलब जो है वो निराशा वाला भाव रखते ही नहीं है, ठीक है ना। हम निस्वार्थ सेवा दे रहे हैं। मुझे पता है कि जिनको अच्छा लगेगा वो पढ़ लेगा, और जिनको अच्छा नहीं लगेगा वो कहीं और भी सर्च करता होगा, ढूंढेगा, है कि नहीं। तो आप निश्चित रहिए, बस आप कनेक्ट ज़्यादा हो जाइए प्लीज़ यार, और कुछ नहीं। और अधिक लाइक कीजिए, अभी ये कम हो गया, किसी भाई ने डिसलाइक कर दिया क्या? अभी 56 थे, 55 लाइक ही है अभी। प्लीज़ लाइक ज़्यादा करवाइए, कम से कम मैं लेक्चर जब 15 मिनट खत्म करके निकलूँ तो ये 70 क्रॉस लाइक होने चाहिए प्लीज़। मेरी गुजारिश है आप लोगों से, मुझे उम्मीद है आप लोग मुझे निराश नहीं करेंगे, क्योंकि मैं पूरे एफर्ट लगा रहा हूँ, मैं भी आपको निराश नहीं कर रहा हूँ। युग्मित समाधान मिलते हैं, और क्या मिलते हैं? और जो है हमें यहाँ जो मिलते हैं वो मिलते हैं 7 अग्नि वेदिकाएं। क्या मिलती है? 7 अग्नि वेदिकाएं, या फिर कई जगह लिखा हुआ होगा हवन कुंड। इसे हमें क्या पता चलता है? हमें पता चलता है कि धार्मिक यज्ञानुष्ठान वगैरह होता होगा। क्या होता होगा? धार्मिक यज्ञानुष्ठान वगैरह होता होगा। क्लियर है? चलिए, और क्या है? हमें जो है एक बालक का जो है कपालखंड मिला है, मानव कपालखंड लिख देता हूं मैं उसको, मानव कपाल खंड, जिसमें कितने छेद हैं? 6 छेद हैं।
कितने छेद हैं? 6। इसे हमें क्या पता चलता है? हमें क्या पता चलता है? हमें पता चलता है मस्तिष्क शोधन बीमारी का, यानी ऐसी कोई बीमारी होती होगी जिसमें मस्तिष्क में क्या हो जाते होंगे? छेद। या फिर हमें पता चलता है शल्य चिकित्सा का, कि सिंधु घाटी के लोग जो है शल्य चिकित्सा से क्या होंगे? वाकिफ होंगे। क्या होंगे? वाकिफ होंगे। ये हमें पता चलता है। चलिए और साहब क्या पता चलता है? और हमें भूकंप के साक्ष्य मिलते हैं। ये एकमात्र ऐसा स्थल है सिंधु घाटी सभ्यता का जहां से हमें क्या मिलते हैं? भूकंप के साक्ष्य मिलते हैं। जहां हमें क्या मिलते हैं? भूकंप के साक्ष्य। हाँ नेहा कुमारी, आपने सही बताया। मैंने जो क्वेश्चन पूछा था कि युग्मित समाधान और कहां मिलते हैं, तो लोथल से मिलते हैं। सेम चीज, युग्मित समाधान भी मिलेंगे, अग्नि वेदिका भी मिलेगी। ठीक है, तो दो चीजें ध्यान रखना, चंद्रहोद्र और लोथल में कॉमन क्या है? मन के बनाने के कारखाने दोनों जगह मिलेंगे। कालीबंगा और लोथल में कॉमन क्या है? कि दोनों जगह युग्मित समाधान और अग्नि वेदिकाएं मिलेगी। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। भूकंप के साक्ष्य मिलते हैं। यहाँ के घर जो है, यहाँ के घर या मकान जो है वो कच्ची ईंटों के हैं। कैसे हैं? कच्ची ईंटों के। इसीलिए आप इस सभ्यता को दीनहीन सभ्यता कहते हैं। क्या कहते हैं? दीनहीन, गरीब सभ्यता। अब एक चीज और सुन लीजिए, सिंधु घाटी सभ्यता के सरस्वती नदी क्षेत्र में जितने भी स्थल मिले हैं, क्या मिले हैं? सिंधु घाटी सभ्यता के सरस्वती नदी क्षेत्र, गौर से सुनना, सरस्वती नदी क्षेत्र में जितने भी स्थल मिले हैं वो सारे के सारे कच्ची ईंटों के मकान हैं। कैसे मकान है वहां पे? सारों के सारों में कच्ची ईंटों की। बस उनको कच्ची हम इसलिए कहते हैं क्योंकि वो लोग इन ईंटों को धूप में पकाया करते थे। किसमें? धूप में। बाकी वाली जो है वर्तमान में जो आग से भट्टियों से पकाती वैसी ईंटें मिलती मोहनजोदड़ो वगैरह सारी सिंधु घाटी में, लेकिन सरस्वती नदी क्षेत्र में लोग जो बसते थे वो लोग धूप से ईंटों को पकाया करते थे, सुखाकर फिर उनका मकान बनाया करते थे। तो ये जो है इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? दीनहीन सभ्यता कहते हैं। और क्या है? यहां से हमें जो है कच्ची नालियों जो है लकड़ी की नालियों के साक्ष्य मिले। यहां से दिख तो जाएगा आपको तो नजदीक। चलो इधर लिख लेते हैं अपन, क्या फर्क, घाटा आ रहा है, ये मिटा देते हैं इधर से, है ना। और जो है हमें क्या पता चलता है? हम यहाँ सामग्री वाला टॉपिक डाल देते हैं, सामग्री। चलो, और हमें यहाँ पता चलता है वो ये है कि लकड़ी की नालियों के साक्ष्य है। कैसी नालियां हैं? लकड़ी की नालियां। घरों के छत बली के होते थे, बलियां होती है ना, ऐसे आपने देखी होगी, कई कई बड़े बड़े लकड़ी के लट्ठे होते हैं ऐसे ऐसे बड़े बड़े, और इनको काट के ऐसे बलियों के जो है क्या होते थे? घरों के छत होते थे, और गीली मिट्टी के लेप से जो है घरों के आंगन को और दीवारों को लेपा जाता था। इस तरह से घर मिलते हैं। कहाँ पे? सिंधु घाटी सभ्यता के कालीबंगा के अंदर। कहाँ से? कालीबंगा के। और क्या मिलता है हमें यहाँ से? और हमें यहाँ से जो है वर्ताकार चबूतरे मिलते हैं। आपको पता है कि वर्ताकार चबूतरे और भी कहीं मिले हैं, आप मुझे बता देंगे, मुझे उम्मीद है कमेंट में, मैंने कल ही पढ़ाया है। तो वर्ताकार चबूतरे मिलते हैं और बेलनाकार मुहरे मिलती है। बेलनाकार मुहरे, आप मुझे बताइए कि बेलनाकार मुहरे का मतलब जो है कहाँ की मुहरे होगी? ये पीछे ही बताया है, अभी जस्ट पीछे बताया मैंने, है ना। तो ये मेसोपोटामिया की मुहरे हैं। वर्ताकार चबूतरे हमें हड़प्पा में भी मिले हैं, है कि नहीं है? ध्यान रखना। और क्या मिला है? और जो है कई सारी सामग्री मिली। राजस्थान की तैयारी कर रहे हैं तो पंख फैलाई हुई बगले की मूर्ति, बगुले की, कुत्ते की, हाथी के, ऐसी सारी मूर्तियां मिली है। ये राजस्थान की तैयारी कर उनके लिए इंपॉर्टेंट है, बाकी तो इंडियन हिस्ट्री के हिसाब से इंपॉर्टेंट नहीं है। और क्या है? एक इतिहासकार हुए हैं दशरथ शर्मा। दशरथ शर्मा, इन्होंने इसे हड़प्पा सभ्यता की या सिंधु घाटी सभ्यता की, हड़प्पा सभ्यता की तीसरी राजधानी बताया। राजधानी बताया।
इतिहासकार दशरथ शर्मा ने क्या कहा कि ये हड़प्पा सभ्यता की तीसरी राजधानी थी। कौन सी? कालीबंगा। एक फैक्ट और ध्यान रखना, आप यहां से याद आया मुझे भी कि जुड़वा राजधानियां कौन सी है। जुड़वा राजधानी वो है आपकी हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। कौन सी है? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। ये किसने कहा था? स्टुअर्ट पिगट ने। ये क्वेश्चन पूछते हैं और याद रखना। स्टुअर्ट पिगट के अनुसार हड़प्पा और मोहनजोदड़ो इस सिंधु घाटी सभ्यता के विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानियां थी। क्या थी? जुड़वा राजधानियां। तो ये याद रखना। और दशरथ शर्मा के अनुसार हड़प्पा की तीसरी राजधानी कौन सी है? आपकी जो है कालीबंगा। कुछ इतिहासकार लोथल को भी तीसरी राजधानी बताते हैं, दूसरा हड़प्पा और दूसरा मोहनजोदड़ो तक भी बता देते हैं कुछ इतिहासकार। तो हम लोथल में जब पहुंचेंगे तब हम बात करेंगे। लघु मोहनजोदड़ो या इस टाइप से बताते हैं किसको? आपके लोथल को। तो ये जो है इस तरह से ये होता है। इसके अलावा क्या होता है? तो इसके अलावा एक बहुत ही यूनिक चीज मिलती है, वो ये है कि यहां से हमें जो है जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। ये सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र स्थल है जहां से हमें जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। और यहां के लोग एक साथ 2 फसलें उगाया करते थे। कितनी फसलें? एक साथ 2। तो ये यहां दिख जाएगा, मुझे उम्मीद है आप देख लेना। 2 फसलें कौन कौन सी? जौ एवं सरसों। जौ एवं क्या है? सरसों। जौ एवं सरसों 2 फसलें एक साथ उगाया करते थे। कहां पे? कालीबंगा में। ठीक है। यहां जुताई की यूनिक पद्धति है और वो परंपरा, वो पद्धति आज भी देखने को मिलती है। एक साथ 2 फसलें उगाने की परंपरा जो है, आप यदि पश्चिमी राजस्थान में निकलते हैं तो पूरे पश्चिमी राजस्थान बेल्ट में आज भी देखने को मिलती है। यहाँ जो कच्चे घरों की ईंटें और मकानों की बात हुई है, पश्चिमी राजस्थान में आज भी देखने को मिलती है। हालांकि अब तो लोग समृद्ध हो गए हैं, हर किसी का पक्का मकान देखने को आपको मिल जाता है, लेकिन आज से 15-20 साल पहले की बात करें तो लोगों के मकान कच्चे ही हुआ करते थे। तो वो कच्चे बाकायदा ऐसे होते थे, ईंटों में कुछ मिलावट करके घास फूस की और ईंटों को जो है सांचों से निकाल दिया जाता था। फिर उनको 15-20 दिन धूप में सुखाते थे। सुखाने के बाद उनकी दीवार चुन ली जाती थी। और इवन छत की बात हुई है, बाकायदा वर्तमान में आपको कई घर ऐसे दिख जाएंगे कच्चे मकान जिनके हैं, वहां छत पे ऊपर बलिया डाली हुई है, उसके ऊपर जो है ये अब आए हैं लोहे के टीन वगैरह डालने के लिए, पहले नहीं होते थे। तो छत के ऊपर डाल के लकड़ियां वापस बींद के ऊपर वापस मिट्टी, एक मिट्टी आती है अजीब तरह की जो पानी को नहीं सोखती है, मरुस्थल में पाई जाती है पश्चिमी राजस्थान में। आपने देखा होगा कई तालाब ऐसे होते हैं जिनका साल भर पानी खत्म होता ही नहीं एक बार बारिश आने के बाद। वो क्यों नहीं होता है? क्योंकि उनके नीचे पेदे में जो एक विशेष प्रकार की मिट्टी होती है, ठीक है ना, उस धरती में, इसलिए वो पानी को नीचे नहीं जाने देती है। तो सेम वो मिट्टी निकाल के आप छत पे डाल देते थे ये लोग, तो फिर छत का पानी भी नीचे नहीं आता था बारिश का, छत अंदर आर पार पानी होता ही नहीं था। तो ये सारी परंपराएं प्राचीन अभी भी चल रही है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, देखने को नहीं मिलती है, लेकिन अब थोड़ी कम हो गई है क्योंकि आधुनिकता लोगों में ज़्यादा आ गई है ना, इसलिए। तो इस तरह से हमें ये सारी चीज़ें देखने को मिलती है, जो 2 फसलें हैं, जौ एवं सरसों, ये यूनिक चीज़ है। तो अभी तक आपको इसमें ध्यान क्या रखना है? युग्मित समाधान, अग्नि वेदिकाएं और आपका भूकंप के साक्ष्य, दीनहीन बस्ती, जो आपकी तीसरी राजधानी, और जो है जौ एवं सरसों की फसलें यानी कि जुते हुए खेत के साक्ष्य। अब आप मुझे कमेंट में बताइए कि जो है आपका सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल जहां हमें हल की प्रतिकृति मिली, यानी कि हल का खिलौना मिला, एक हल बनाया हुआ चित्र मूर्ति मिली है, ऐसा कौन सा स्थल है? आप कमेंट में मुझे फटाक से बता दीजिएगा। क्लास 5 बजे होती है भाई, ये दरवेश है या दुर्वेश है, जो भी भाई साहब है, दुर्वेश यादव, तो ये क्लास अपनी 5 बजे, ठीक 5 बजे स्टार्ट होती है। आप डेली कनेक्ट हो सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं क्लास को, कोई दिक्कत नहीं है। सचिन तिवारी मैंने बता दिया, गरीब, दीनहीन बस्ती, गरीब बस्ती और राजधानी बता दिया मैंने, ठीक है। हाँ, हड़प्पा मोहनजोदड़ो जुड़वा राजधानी है, ये मैंने आपने बता दिया, शुक्रिया इसके लिए, मैंने भी आपको बता दिया। चलो, तो ये जो है आपका आज का टॉपिक था कालीबंगा। अब आपके कौन कौन से टॉपिक रहे? अब आपके टॉपिक रहे वो रहे हैं आपका जो है लोथल रहा है, आपका रंगपुर रहा है, आपका सुरकोटड़ा रहा है, और आपका जो है धोलावीरा रहा है, ठीक है, और एक आपका बनवाली रहा है।
5 टॉपिक है, छोटे छोटे हैं, ज़्यादा बड़े नहीं है। ये तो प्रमुख नगरों में से कुछ टॉपिक है, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। और जो है अपन बात करेंगे कि इसके बाद जो है अपन इनकी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्थिति की बात करेंगे और फिर ये टॉपिक क्या हो जाएगा, खत्म। तो मुझे लगता है कि 2 एक वीडियो में ये टॉपिक पूरा हो जाएगा आप लोगों का, और उम्मीद है आप लोग घर पे इसे पढ़ते होंगे, एंजॉय करते होंगे। तो आज के लिए इतना ही, और फिर मिलते हैं मंडे को। ओके, तो शुक्रिया कनेक्ट रहने के लिए।